Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So up till now we have discussed the topic that is nutrition in plants and then the special mode of nutrition in plants from chapter 10. Now today we are going to discuss the third topic which is included in your KPK reduced syllabus, that is the role of stomata in gaseous exchange and transpiration as well. So first of all we should know that what are stomata. So beta, stomata can be called as stoma and stoma can be called as pore. It means के stomata या जो stoma या pore होता है हमारे पास एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें लीफ की, ठीक है, सो अगर आपके पास ये लीफ है तो इस लीफ से अगर आप एक क्रॉस सेक्शन लें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. इन सेल्स में जो अपर एंड लोअर आउटर सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स. सो दीज आर एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. ठीक है, अब ये सिर्फ एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम, इन द रूट्स एज वेल. ठीक, सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस. अब आप अपर और लोअर एपिडर्मिस में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्स होते हैं. ये पोर्स चाहे अपर एपिडर्मिस में हो या लोअर एपिडर्मिस में हो, इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमा और स्टोमेटा और पोर्स. ठीक है, so these pores which are present in the epidermis, now keep in mind that we have not discussed that they are present in the lower epidermis or in the upper epidermis. We have just written the definition in the form that these are stoma or the pores in the epidermis of different parts of the plant. So it means that they can be present in the upper epidermis of the leaf and they can be present in the lower epidermis of any part of other parts of the leaf, plant. ठीक है, सो ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए आपने डेफिनेशन में ये नहीं लिखना कि दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस, बट दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन एनी एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, नाउ जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सो इन डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, दे कैन बी द लीव्स एंड स्टेम. अब वुडी स्टेम्स में तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे पास जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं लाइक मोनोकॉट्स के, तो उनमें ये प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो स्टोमेटा आर द पोर्स आर द स्टोमा, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, in the outer layers of different parts of the plants and these different parts can be the leaves and stem. ठीक है, अब अगर आप इसी लीफ के स्ट्रक्चर में देखें बेटा, तो जो ये हमारे पास पोर्स हैं, इन पोर्स के सराउंडिंग पे कुछ सेल्स होते हैं जिन्होंने इसको गार्ड किया हुआ होता है, यानी इस पोर को गार्ड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है. So ये specialized epidermal cells which guard the stomata or the stoma or pore in the epidermis of leaves or the stem, these are called the guard cells. So ये हमारे पास guard cells हो गए. ठीक है, अब guard cells क्या है? These are actually the modified epidermal cells. चाहे वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है और वो अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे दे आर द एपिडर्मल मॉडिफाइड सेल्स एंड दे एक्चुअली हेल्प टू गार्ड और टू प्रोटेक्ट द पोर्स. ठीक है, अब ये क्यों प्रेजेंट होते हैं कि इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास स्टोमेटा या ओपन होगा या क्लोज होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली स्टोमेटा इज जस्ट एन ओपनिंग बट इट इज गार्डेड और इट इज कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द गार्ड सेल्स और स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स. अब अगर आप इस गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखें बच्चे, तो हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं एक्चुअली वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं. हम उनको आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप एक गार्ड सेल को देखें तो वो यूं है और इसके जो दूसरा गार्ड सेल है वो इस तरह से है. So these are epidermal cells and these are specialized epidermal cell. क्यों कहते हैं इनको specialized epidermal cells? कि they have a definite shape. ठीक है, और इनके जो characteristics हैं इनको बाकी के epidermal cells से differentiate कर रहे होते हैं. So that's why they are called the modified epidermal cells. अब अगर आप इन modified epidermal cells यानी guard cells का structure देखें तो they have a prominent nucleus. यानी नॉर्मल गार्ड सेल्स हैं तो इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है, along with that आपके पास इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ज़ाहिर सेल है तो सेल कंटेन द फ्लूइड और द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म.
ठीक है। सो इस साइटोप्लाज्म के अंदर दे आल्सो कंटेन द न्यूमरस प्लास्टिड्स, और आपको पता है कि प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सो यहाँ पे आपके पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं एंड डेफिनेटली दीज प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ एनी टाइप बट स्पेशली दे आर द क्लोरोप्लास्ट एज दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ glucose and then into the conversion of starch, ठीक है। सो बच्चे ये तो हो गया हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वॉल्स को देखें तो ये वाली जो इसकी वॉल है दिस इज द आउटर वॉल, ठीक है। और ये वाली जो वॉल है इसकी, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में है गार्ड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टोमा आर प्रोटेक्टेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, सो दीज गार्ड सेल्स आर ऑलवेज इन द पेयर फॉर्म। अब जहाँ पे भी देखोगे बेटा ये आपको पेयर फॉर्म में ही नजर आएंगे, ठीक है। सो ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के दरमियान में ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड द पोर और स्टोमेटा। सो इट मीन्स के गार्ड सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स का जो सरफेस है वो किस तरह की है, हम एक गार्ड सेल्स यहाँ से लेते हैं तो अगर आप इसकी सरफेस को देखें तो जो इसकी इनर सरफेस है विच इज फेसिंग टुवर्ड द स्टोमेटा, यूं ये वाली इसकी इनर सरफेस हो जाएगी। सो देयर इनर सरफेस इज कनकेव, आपको नजर आ रही है, दिस इज मोस्ट लाइक इट, यूं है तो कनकेव शेप में है, थिक है, थिक वॉल्ड होती है क्योंकि इसके इनर जो है वो आपके पास वाटर प्रेशर क्रिएट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स होती है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। सो इनर सरफेस जो है वो आपके पास थिक भी होगी और रिजिड भी होगी ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए या वो वाटर के प्रेशर की वजह से या टर्जिडिटी की वजह से टूट ना जाए, ठीक है। जबकि जो इसकी आउटर वॉल्स हैं, यानी ये भी गार्ड सेल की आउटर वॉल है एंड दिस इज आल्सो द आउटर वॉल, सो इट इज कन्वेक्स शेप, थिन है एंड फ्लेक्सिबल है। अगर हम इसको फ्लेक्सिबल कह रहे हैं तो इट मीन्स इट इज इलास्टिक, और ये वाली रिजिड है तो इट मीन्स कि इट इज नॉन इलास्टिक, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स की शेप कैसी होती है तो दैट वी विल बी डिस्कस्ड इन द स्टोमेटा इन द डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। लेकिन अभी तक हमने क्या कहा कि गार्ड स्टोमेटा जो होते हैं दीज आर जस्ट द ओपनिंग्स, और these openings are protected by a pair of specialized or modified guard cells which are called which have a definite structure or specialized structure having a prominent nucleus and a numerous plastids, ठीक है। and their walls have differential permeability or differential thickness, you can say that their inner wall is thick so that it can withstand the pressure, and the outer wall is thin and flexible so they can expand and contract, okay. Then we have the subsidiary cells। अब जो subsidiary cells होते हैं देखिए हमारे पास ये वाले जो सेल्स हैं जिन्होंने स्टोमेटा को कवर किया हुआ है these are called the guard cells, but those cells which are actually the accessory cells or helping cells and surrounding the guard cells these are called the subsidiary cells, ठीक है। सो अगर बच्चे आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको रेड में सेल्स नजर आ रहे हैं these are called subsidiary cells। subsidiary cells और आप इनको कह सकते हैं helping cells, और जब भी आप हेल्पिंग सेल्स की बात करेंगे तो इट मीन्स कि दे आर एसेसरी सेल्स। सो गार्ड स्टोमेटा, दिस इज द पोर और स्टोमेटा दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स आर इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द एसेसरी और सबसाइडरी सेल्स, ठीक है। और ये सब आपके पास लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब देखें जो सबसाइडरी सेल्स हैं व्हाट आर दे, गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स and these epidermal cells are called as accessory cells are known as subsidiary cells, ठीक है। नो अब ये जो आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा ऑपरेटस। नो क्यों ये स्टोमेटा ऑपरेटस इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जाके डिस्कस करेंगे कि पोर तब ओपन होगा जब आपके पास वाटर की मूवमेंट होगी गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल में वाटर कहाँ से आएगा और कहाँ से रिलीज होगा, तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है जो इसको हेल्प कर रही है टर्जिड होने में या फ्लैसिड होने में, गार्ड सेल की टर्जिडिटी को या फ्लैसिसिटी को कंट्रोल करने में, तो यह हमें मिलता है सबसाइडरी सेल से, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये
हेल्पिंग सेल्स हैं या फिर एसेसरी सेल्स हैं। कैसे हेल्प करती हैं, किस तरह स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस तरह क्लोज होते हैं, तो फिर ये हम चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन बेटा हमारे पास स्टोमेटल ऑपरेटस है, तो क्या क्या चीज़ें आ गई स्टोमेटल ऑपरेटस के अंदर? स्टोमेटा, स्टोमा और पोर, protected by a pair of guard cells are modified epidermal cells and the epidermal cells which are not modified actually, ठीक है। ये normal epidermal cells होते हैं और इन तीनों के combination को हम नाम देंगे stomatal apparatus का, ठीक है। नो ये जो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हैं, या आप ये कह सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटल ऑपरेटर्स, ठीक है। कि स्टोमेटा का जो काम है, जैसे हमने उसकी हेडिंग में डिस्कस किया कि वो गैशियस एक्सचेंज या फिर करेगा ट्रांसपायरेशन। सो ये जो स्टोमेटल ऑपरेटर्स है, ये आपके पास या स्टोमेटा जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहला आप देखो तो आपके पास है एक्टिनोसाइटिक। अब एक्टिनोसाइटिक में आपको जितने भी सबसाइडरी सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल इन इक्वल अरेंजमेंट और इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सो अगर हम ये कहें बेटा कि हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है सबसाइडरी सेल्स की, तो हम इसे नाम देंगे एक्टिनोसाइटिक का, ठीक है। एक्टिनोसाइटिक आर दोज टाइप ऑफ स्टोमेटा विच आर प्रोटेक्टेड बाय अ रेगुलर अरेंजमेंट और अ रेगुलर अरे ऑफ सबसाइडरी सेल्स, ठीक है। देन हमारे पास है डायसाइटिक सेल्स। डायसाइटिक सेल्स में अगर आप देखो तो दो वर्टिकल सबसाइडरी सेल्स हैं विच आर प्रोटेक्टेड द गार्ड सेल्स। ये जो रेड में शो हुए दीज आर सबसाइडरी सेल्स. So these two subsidiary cells are protected the guard cells and the stomata, so they are called diacytic cells. ठीक है. और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये वर्टिकल पोजीशन है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को डायसाइटिक स्टोमेटा बोला जाता है. देन आपके पास है एनोमोसाइटिक. एनोमोसाइटिक का क्या मतलब है? अब देखिए एक्टिनो में और एनोमो में क्या डिफरेंस है. एक्टिनो में जो आपके पास सबसाइडरी सेल्स हैं दे आर इन इक्वल अरेंजमेंट और उनका साइज उनकी शेप जो है वो सिमिलर होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इन सारे सेल्स की शेप एंड अरेंजमेंट इरेगुलर है. सो हम ये कह सकते हैं कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा सबसाइडरी सेल्स इज कॉल्ड एनोमोसाइटिक. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास हो गया स्टोमेटल ऑपरेटस के बारे में. अब ये देखें, अगर आपके पास एक लीफ है तो लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर ये लीफ है तो इस लीफ की अपर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं. मैं यहाँ से एक सेक्शन लेती हूँ. अगर आपके पास स्टोमेटा जो है वो अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट हैं और लोअर में भी प्रेजेंट है, तो हम इसको नाम देंगे एम्फीस्टोमेटस. सो occurrence of stomata, ठीक है. The leaf will be called as emphystomatous when the stomata are present both in upper and lower epidermis. ठीक है, दोनों उसमें प्रेजेंट है और एम्फी का टर्म ही डुअल के लिए यूज किया जाता है. सो अपर और लोअर एपिडर्मिस में अगर दोनों साइड्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो आप इस लीफ को नाम देंगे एम्फीस्टोमेटस का. ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है बेटा तो फिर आप इसे कहेंगे हाइपरस्टोमेटस. हाइपर का मतलब अबव होता है. ठीक है, और अगर या फिर आप एपिस्टोमेटस भी इसको कह सकते हैं. ठीक है, hyperstomata or epistomatous in which the stomata are present only in the upper epidermis. And in case कि अगर stomata जो है वो सिर्फ lower epidermis में present है तो then they are called hypostomatous. So location के लिहाज से अगर आप देखें तो stomata जो है they can be present anywhere in the epidermis. They can be present both in upper and lower epidermis. If it is the case, then it is called emphystomatous. And if they are present in the upper epidermis, then they are called अगर lower upper दोनों में है तो emphystomatous, और अगर सिर्फ upper में है तो it is called epistomatous, and अगर सिर्फ lower epidermis में है तो फिर आप इसको बोलेंगे hypostomatous. देन हमारे पास आता है कि स्टोमेटा डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप्स, अरेंजमेंट और किस तरह वो ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म के तरफ एडॉप्ट हो सकते हैं.
सो बेटा डाइकार्ड्स और मोनोकार्ड्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डाइकार्ड्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कॉटिलेडन्स जो हैं वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, जबकि मोनोकार्ड्स में 1 कॉटिलेडन होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसको डिस्कस करते हैं रेलेवेंस विद स्टोमेटा के साथ। सो अगर आप अकरेंस देखें तो डाइकार्ड्स में जो स्टोमेटा होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। सो आप ये कह सकते हो कि डाइकार्ड लीव्स contain stomata in lower epidermis. So it means कि इनके स्टोमेटा हमेशा जो है वो किधर होंगे, लोअर एपिडर्मिस में, और जब लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट हैं तो आप इनको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटस, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि डाइकार्ड्स के जो लीव्स होते हैं वो हाइपोस्टोमेटस लीव्स होते हैं, ठीक। जबकि मोनोकार्ड्स में दे कैन बी प्रेजेंट monocot leaves or monocot stems as well, ठीक है। So monocots contain stomata in upper, lower or both epidermis, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और आपने ये देखना है कि मोनोकार्ड्स में क्योंकि स्टेम जो होता है वो भी ग्रीन होता है तो उसके स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि डाइकार्ड का स्टेम जो है वो वुडी है, उसमें कैम्बियम एक्टिविटी होती है, सो उसके अंदर जो है वो स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए डाइकार्ड में आप लीव्स मेंशन कर सकते हो बच्चे, बट मोनोकार्ड्स में आप उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास ये है कि गार्ड सेल्स। अब जैसे हमने कहा कि स्टोमेटा आर द पोर्स एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ मॉडिफाइड आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स। तो इन दोनों के गार्ड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको डंबल शेप आपको पता है ना बेटा कि जैसे आप पी ऑर्बिटल की शेप पढ़ते हो इस तरह की, इस तरह के अगर आपको गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं तो इट मींस कि ये आपके पास डाइकार्ड लीव्स हैं, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप में लीफ रखते हैं, अगर उसमें आपको लीफ का स्ट्रक्चर और उसमें एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर डंबल शेप आ रहा है तो आप इसको बोलेंगे कि ये डाइकार्ड का लीफ है, ठीक है। और इसके दरमियान में यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये फिर आपके पास स्पोर होगा या फिर स्टोमेटा होगा, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो वॉल है दिस इज द इनर वॉल, ये थिक होगी और आउटर वॉल जो है वो एज कंपेयर टू इनर वॉल थिन होगी, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोनोकार्ड्स होते हैं उनके जो गार्ड सेल्स हैं दे आर किडनी शेप, और किडनी का आपको पता है कि ऑलमोस्ट इस तरह की शेप होती है या बीन शेप आप उसको कह सकते हैं। सो यूं अगर आपको शेप नजर आ रही है गार्ड सेल्स की तो ये वाली जो शेप होगी ये रिप्रेजेंट करेगी मोनोकार्ड्स को, ठीक है। सो ये बेटा आपके पास हो गया मोनोकार्ड्स का जो गार्ड सेल्स होते हैं ये किडनी शेप में होते हैं और जो डाइकार्ड्स हैं उनके गार्ड सेल डंबल शेप में होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है अरेंजमेंट कि ये किस तरह से अरेंज है। लोअर एपिडर्मिस में तो हैं लेकिन कैसे अरेंज है। सो आपने ये याद रखना है कि जो डाइकार्ड्स हैं दे हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा। इरेगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है फिर हो सकता है फिर इस तरह से जो आपके पास एपिडर्मिस है उसमें कहीं पे भी ये इरेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि जो आपके पास मोनोकार्ड्स हैं उनमें इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। लोअर अपर एपिडर्मिस दोनों में होगी बट रेगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं बच्चे इनकी रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखें जो हमारे ये वाले लीव्स हैं या जो प्लांट्स हैं मोनोकार्ड्स के, क्योंकि इनके अपर एंड लोअर या दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी फास्ट हो सकता है। तो किस तरह से ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं, तो एक तो बात है कि वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो उनके लीफ के अंदर ऐसी क्या एडेप्टेशन आती है। सो आपने याद रखना है कि ये अपने ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो लीव्स होते हैं उनको रोल कर लेते हैं।
ठीक है। जब रोलिंग ऑफ लीव्स होगी तो जो उनकी अपीयरेंस या जो उनकी साइट है टुवर्ड द सनलाइट वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। जबकि जो डायकार्ड्स हैं उनमें नेचुरली अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हुई है कि उनके जस्ट लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो लोअर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा भी रिड्यूस्ड होते हैं। अगर सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अपने स्टोमेटा को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अब लास्ट पॉइंट इसमें है हमारे पास कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो कैसे होती है। सो बेटा ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या इफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज कि ओपनिंग कब होगी एंड क्लोजिंग कब होगी। ठीक है, मैंने कंपैरिजन में लिखा है तो आप इसी तरह इसको नोट कर लें बेशक। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जरूरी है, देखें अब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का क्या मतलब है कि ये आपके पास है गार्ड सेल और इसमें है ये सेंट्रल पोर जिसको आपने कहा स्टोमेटा। ठीक है, दिस इज गार्ड सेल और ये आपके पास है स्टोमेटा। अगर गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाए, टर्जिड होने का मतलब किस तरह से उसमें वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो आपके पास जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कब ओपन होगा, तो ओपनिंग के लिए बच्चे याद रखना है कि आपने एक चीज पे फोकस करना है कि इसकी टर्जिडिटी होनी चाहिए। किसकी टर्जिडिटी? गार्ड सेल की। सो जब गार्ड सेल टर्जिड होगा, टर्जिड होने का मतलब कि ये सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब ये सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इट मींस कि ये टर्जिड हो जाएगा, और जब ये टर्जिड होगा तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से गार्ड सेल्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गार्ड सेल की टर्जिडिटी को कंट्रोल करते हैं और स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प करते हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज के प्रेजेंस ऑफ लाइट होनी चाहिए। लाइट होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, गार्ड सेल में भी आएगा और वो सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रेजेंट करती हैं। वो मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इस टॉपिक के साथ रेलिवेंट है। सो बच्चे जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके लिए एक आपके पास थ्योरी है जिसको शुगर स्टार्च थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि उसके थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। और दूसरी जो थ्योरी है वो आपके पास है पोटाशियम आयन थ्योरी, यानी पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है, अब कैसे करती हैं? सो पहले हम देखते हैं शुगर स्टार थ्योरी को कि किस तरह से शुगर स्टार थ्योरी जो है वो इफेक्ट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। सो आप देखो कि जो आपका गार्ड सेल है वो क्योंकि एपिडर्मल सेल है और उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है और स्टार्च की फॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन डे टाइम में जब मीजोफिल सेल्स में स्टार्च की फॉर्मेशन होती है या ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो गार्ड सेल्स की तरफ मूव करते हैं और गार्ड सेल्स में प्रेजेंट हो गया आपके पास स्टार्च। ठीक है, बना कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स में, या ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई मीजोफिल सेल्स के अंदर, तो वो मूव करता है गार्ड सेल्स की तरफ और यहाँ पे आके ये एक्युमुलेटेड है स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम, अब ड्यूरिंग डे टाइम क्यों? क्योंकि इसमें देखें दो फैक्टर इन्वॉल्व हो रही हैं। पहला क्या फैक्टर है कि आपके पास पीएच इंक्रीज हो, दूसरा फैक्टर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो। ठीक है, तो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है? कि हम बात कर रहे हैं ओपनिंग की और ओपनिंग हो रही है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा फिर उसमें? एक तो आपके पास लाइट है, दूसरी बात क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी तो बेटा आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो ये तो यूटिलाइज हो रही है, जब इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है तो पीएच जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो तीन फैक्टर्स आके, पहला लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय द मेसोफिल सेल्स, and if it is utilizing by the cells for the photosynthesis then the pH of the guard cells will automatically increase। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है तो एसिडिटी यूज हो रही है तो पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो इस केस में जो हमारे पास एक एंजाइम होता है गार्ड सेल्स के अंदर ही, उसको कहते हैं फास्फोराइलेज। तो ये फास्फोराइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीजिंग इनसाइड द गार्ड सेल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्च इज डिक्रीजिंग एज द स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, ठीक है। अब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो बेटा हमें ये पता है कि ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें जब ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है तो इट मींस के गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और नियर बाय जो सेल्स हैं वहां से गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और वो नियर बाय सेल्स कौन से वाले सेल्स हैं? दीज आर द एक्सेसरी सेल्स आर सब्साइडरी सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स में वाटर इंटर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकोज वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी वजह से जो आपके पास गार्ड सेल्स है उसमें डीपीडी इंक्रीज होगा। अब डीपीडी का क्या मतलब है बच्चे? सो इट इज हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्यों क्रिएट हो रहा है? कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि ये हाइपरटोनिक हो रहा है। हाइपरटोनिक आपको पता है जिसमें स्लूट ज्यादा हो जाता है। सो ग्लूकोज इज अ स्लूट। जब स्लूट इंक्रीज हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से सराउंडिंग सेल से वाटर इंक्रीज होगा और अपटेक होगा, और वाटर के अपटेक होने से जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? टर्जिड। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स होगी। अब गार्ड सेल्स जब टर्जिड हुए तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे कहा कि उसकी टर्जिडिटी क्रिएट हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को मूव करवाएंगे और आपके पास जो स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में और ग्लूकोज वाटर को एब्जॉर्ब करके गार्ड सेल्स को टर्जिड बनाता है, जो कि इसको ओपन कर देते हैं। लेकिन अब आप इसका रिवर्स देखें कि अगर एब्सेंस ऑफ लाइट है फिर क्या होगा? तो फिर आपके पास ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च के अंदर। जब लाइट नहीं है, लाइट थी तो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था। अब जब लाइट नहीं है तो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब स्टार्च आ गया तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, इट विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो द गार्ड सेल विल लूज वाटर, बिकम फ्लैसिड एंड द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डिक्रीज, so the turgidity of guard cell decrease and finally the stomata get closed, ठीक है। सो ये एक थ्योरी जिसमें आपके ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक। दूसरा हमारे पास है यही पोटाशियम आयन थ्योरी। इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास इसी तरह से स्टार्च है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैलिक एसिड में, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इट मींस के यूटिलाइज हो रही है डे टाइम में और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड जो है ये इंक्रीज हुई गार्ड सेल्स के अंदर। जब मैलिक एसिड इंक्रीज होता है तो मैलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस गार्ड सेल के अंदर हो रहा है, अच्छा, यानी ये आपके पास गार्ड सेल्स हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है ये क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन इधर आपने लिखा कि इट कॉजेज द इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर आएगा सब्साइडरी सेल्स में और वहां से आपके पास इन्फ्लक्स होगा पोटाशियम एंड क्लोराइड आयन का। अब जब पोटाशियम एंड क्लोराइड इन्फ्लक्स कर रहे हैं, मैलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये सब एज अ सोल्यूट एक्ट करेंगे और उसके रिस्पांस में गार्ड सेल्स में वाटर की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसके रिस्पांस में वाटर अपटेक हुआ और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा और फिर अगेन उसी तरह वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर नाइट टाइम आता है तो नाइट में अगेन बेटा ये वाला प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का पहले ई फ्लक्स हो रहा था, अब हाइड्रोजन आयन का इनफ्लक्स होगा। पोटाशियम क्लोराइड का इनफ्लक्स हो रहा था, अब पोटाशियम और क्लोराइड का ई फ्लक्स होगा
और उसके बाद पहले मैलेट इंक्रीज हो रहा था क्योंकि मैलेट की जो कंसेंट्रेशन है वो मैलिक एसिड की वजह से इंक्रीज हुई थी। अब मैलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब? जब आपके पास नाइट टाइम होगा। ठीक है, सो पीएच नाइट में डिक्रीज होता है, एसिडिक हो जाता है। और क्यों भी होता है? क्योंकि उसका रीजन आपके पास हाइड्रोजन आयन भी है कि उसकी वजह से भी इसकी पीएच डिक्रीज हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये दो फैक्टर्स हैं, एक जो है वो शुगर स्टार्च थ्योरी कि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, या ग्लूकोज जो है वो वापस मुड़ के स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट कॉजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय द influx and outflux of water, and the potassium ion theory in which the influx of the potassium and chloride creates the opening of stomata and efflux of potassium and chloride creates the closing of stomata। ठीक है, सो बच्चे ये दो चीज़ें हो गई। तो पहली बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि अगर हमारे पास स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में स्टार्च की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे, और अगर स्टार्च की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अगर पोटाशियम आयन की कंसेंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो रही है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और अगर पोटाशियम आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो भी जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज वो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है। लास्ट चीज जो हमारे पास है कि स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी ये क्यों ओपन होता है, ये क्यों क्लोज होता है। सो फंक्शंस में बच्चे हमारे पास पहली चीज जो आ गई कि वो गैसियस एक्सचेंज करता है। सो गैसियस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमेटा ने ओपन होना है। ठीक है, और इस गैसियस एक्सचेंज में जो चीज़ हमारे पास एक्सचेंज होती है प्लांट से फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती है, दैट इज ऑक्सीजन, ये रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से गेन करेंगे। ठीक है, सो इसलिए हम इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं क्योंकि एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? ट्रांसपायरेशन। सो याद रखिएगा कि हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रांसपायरेशन होती है, एक को आप लेंटिकुलर कहते हैं, एक को क्यूटिकुलर कहते हैं, और एक को स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो 90% जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है यानी लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द स्टोमेटा, दैट इज डन बाय द स्टोमेटा। और हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टेम्परेचर को और वाटर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। सो बच्चे इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा क्या होते हैं, उनको किस चीज़ ने पेयर अप किया हुआ होता है, वो गार्ड सेल्स हैं। फिर गार्ड सेल्स के साथ मिलके आपके पास एपिडर्मल सेल्स, इनको आप सब्साइडरी सेल्स कहते हैं, ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। और अगर स्टोमेटा की पोजीशन को आप देखें या उनकी टाइप्स को देखें तो वो भी वेरिएबल होती हैं ड्यू टू दी नंबर ऑफ स्टोमेटा and due to the occurrence and position of subsidiary cells। ठीक है, फिर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस किया। तो ये फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि ये वाले ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं और ये फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।